जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के ही नक्शे में एक ऐसा विशाल भूभाग है जो करोड़ों सालों से अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, एकदम स्थिर। हाँ, एक ऐसा इलाका जो इतना प्राचीन और कठोर है कि वहां न के बराबर भूकंप आते हैं। आज के सेशन में हम इसी महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करेंगे और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए यह सेशन एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करने वाला है। तो अगर हम सबसे पहली स्लाइड से बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करें तो आखिर ये प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो है क्या? देखिए, अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो ये देश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ एक बहुत ही विशाल भूभाग है। और इसका जो आकार है ना, वो एक उल्टे त्रिभुज की तरह है, यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल। उल्टा त्रिभुज इसका जो आधार है वो उत्तर की तरफ चौड़ा है। हाँ, और दक्षिण में कन्याकुमारी की तरफ जाते जाते ये एकदम संकरा हो जाता है। राइट, हमारी स्लाइड में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, आर्कियन काल की चट्टाने। जी, आर्कियन ईरा। एक विद्यार्थी के तौर पर अगर मैं सोचूं तो ये आर्कियन काल का मतलब समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये समय असल में कितना पुराना है? देखिए, जब पृथ्वी आग का एक धधकता हुआ गोला थी और फिर वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। अच्छा। तो उस समय जो सबसे पहली और सबसे पुरानी कठोर चट्टाने बनी ना, उस समय को हम आर्कियन काल कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। ये इतना पुराना है कि तब शायद पृथ्वी पर जीवन की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी। और इसे भारत का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो मूल चट्टान है जिस पर बाद में बाकी की भौगोलिक संरचनाएं टिकी हैं। मतलब ये हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की एक तरह से नींव है। बिल्कुल, यही फाउंडेशन है। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मेरी एक और शंका है यहाँ पर। दूसरी स्लाइड में इसे स्थिरता यानी स्टेबल लैंडमास का प्रतीक बताया गया है। जी, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा है कि उत्तर भारत में तो अक्सर भूकंप आते हैं, तो फिर प्रायद्वीपीय पठार के इस क्षेत्र को स्थिर क्यों कहा जाता है? यहाँ वो टेक्टोनिक हलचलें क्यों नहीं होती? इसका सीधा संबंध इसके निर्माण की प्रक्रिया से है। वो कैसे? इस पठार का निर्माण मुख्य रूप से क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन, आप इसे एक बेहद ठोस इंटरलॉकिंग पत्थर के ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं। इन क्रिस्टलीय चट्टानों की संरचना इतनी गुथी हुई और कठोर है कि यहाँ भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो आसानी से यात्रा नहीं कर पाती। और ज्वालामुखी गतिविधियां भी यहाँ पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। इसीलिए हम इसे एक स्टेबल लैंडमास कहते हैं। समझ गई, यानी ये एक पक्के हुए मजबूत ईंट की तरह है जो अब और नहीं बदलता। एकदम सटीक उदाहरण है। अब अगर उस पठार की कुछ और भौतिक विशेषताओं पर गौर करें, तीसरी स्लाइड के अनुसार इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के बीच बताई गई है। हाँ, ये इसकी एवरेज हाइट है। और एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है यहाँ, इसका सामान्य ढाल यानी जनरल स्लोप। लिखा है कि इसका मुख्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। विद्यार्थियों, ढाल की इस दिशा को समझना पूरे दक्षिण भारतीय भूगोल को समझने की एक तरह से चाबी है। वो कैसे? देखिए, अगर आप एक मेज को एक तरफ से थोड़ा सा उठा दें तो पानी उसी दिशा में बहेगा जिधर ढलान है, राइट? बिल्कुल, पानी तो ढलान की तरफ ही जाएगा। इसी वजह से दक्षिण भारत की अधिकतम नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। दोस्तों, इस ढाल की दिशा को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की नदियों का कॉन्सेप्ट इसी पर टिका है। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। अगर हम भारत के नक्शे पर इस पूरे ब्लॉक की सीमाओं को एक तरह से ड्रॉ करना चाहें तो इसका भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है? ये बाउंड्री तो नक्शे पर दिमाग में छप जानी चाहिए। जी, बताइए। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा तय करती है। अरावली। फिर पश्चिम की तरफ अरब सागर के समानांतर पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स हैं। राइट। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के समानांतर पूर्वी घाट स्थित है और दक्षिण में ये पठार कन्याकुमारी तक जाकर समाप्त होता है। मतलब इन चारों सीमाओं के बीच का ये पूरा का पूरा इलाका हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। एक और बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक फीचर स्लाइड 5 में दिया गया है जो इस पूरे विशाल पठार को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। और वो है नर्मदा नदी। जी। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार को 2 प्रमुख भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो इसका उत्तर नर्मदा नदी होगा। बिल्कुल, आपका उत्तर नर्मदा नदी होना चाहिए। ये नदी बीच से बहकर 2 स्पष्ट पठारों में बांट देती है। अच्छा, कौन कौन से? एक है नर्मदा के उत्तर का भाग और दूसरा है नर्मदा के दक्षिण का भाग। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों भागों को विस्तार से समझते हैं।
पहला भाग है नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र, जिसे स्लाइड में मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स कहा गया है। जी। इसके प्रमुख उप पठारों में मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड शामिल हैं, और जो हमारी प्रसिद्ध चंबल घाटी है वो भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इस हिस्से का ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। अच्छा, मतलब इसका ढाल पूर्व की तरफ नहीं है? नहीं, यही कारण है कि इस क्षेत्र की नदियां अलग व्यवहार करती हैं। मध्य उच्च भूमि का ढाल गंगा के मैदानों की तरफ है। तो चंबल, बेतवा, केन और सोन जैसी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा या यमुना नदी तंत्र में मिल जाती हैं। मतलब ये नदियां नीचे से ऊपर की तरफ मैप में जाती हुई दिखती हैं। ये ढाल का ही प्रभाव है। एकदम सही। और अब बात करते हैं स्लाइड 7 की, यानी नर्मदा नदी के दक्षिण वाले हिस्से की, जिसे दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटो कहा जाता है। जी, आकार के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक पठार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। और इसका ढाल मध्य उच्च भूमि से बिल्कुल विपरीत है, राइट? जी। दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। हाँ, और इसी ढाल के कारण इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूरे पठार को पार करते हुए पूर्व की ओर बहती हैं और आखिरकार बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगर हम इसका एक शॉर्ट रिकैप करें दोस्तों, तो नर्मदा नदी बीच में एक विभाजक रेखा है। बिल्कुल। नर्मदा के उत्तर वाले हिस्से यानी मध्य उच्च भूमि का ढाल उत्तर की तरफ है। जी। और नर्मदा के दक्षिण वाले हिस्से यानी दक्कन के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है। ये एक बहुत ही क्लियर विजुअल है। हाँ, इस तरह से दिमाग में मैप बनाकर पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब हम स्लाइड 8 के अनुसार इस पठार पर मौजूद प्रमुख पर्वतमालाओं की ओर बढ़ते हैं। जी। मध्य भारत की पहाड़ियों में 3 प्रमुख नाम आते हैं: अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। जी। अरावली के बारे में यहाँ लिखा है कि ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली का जो भूगोल है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक अवशिष्ट यानी रेलिक पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों साल पहले अरावली शायद हिमालय जितना ही ऊंचा और विशाल हुआ करता था। बाप रे! हाँ, लेकिन करोड़ों सालों की हवा, बारिश और मौसम की मार ने उसे घिस-घिस कर आज एक छोटा सा ढांचा बना दिया है। अच्छा, मतलब वो घिस चुका है। बिल्कुल। जो बच गया है उसे ही हम अवशिष्ट या रेलिक माउंटेन कहते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। और इसके बाद आती है विंध्याचल पर्वतमाला, जो नर्मदा नदी के ठीक उत्तर में एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। और तीसरी है सतपुड़ा पर्वतमाला, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। स्लाइड में सतपुड़ा की प्रमुख चोटी का नाम धूपगढ़ बताया गया है। जी। विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत। और विंध्याचल की एक और खासियत है। हाँ। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक जल विभाजक का काम करता है, यानी वाटर डिवाइड। अच्छा, कैसे? इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है कि विंध्याचल के उत्तर का जो पानी है वो गंगा बेसिन में जाता है और दक्षिण का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में। मतलब ये एक तरह की छत है जो पानी को 2 तरफ बांट देती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हाँ। अब हम तटीय पर्वतों की बात करते हैं। स्लाइड 9 के अनुसार पश्चिमी घाट बनाम पूर्वी घाट। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसमें लिखा है कि पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स अधिक ऊंचे हैं और सतत हैं। सतत मतलब कंटिन्यूअस है। हाँ, यानी ये लगातार एक दीवार की तरह बिना टूटे खड़े हैं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। इनकी प्रमुख चोटी अनाईमुड़ी है। जी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं और असतत हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस हैं, और ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। इस अंतर के पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए विद्यार्थियों। विज्ञान देखिए, पश्चिमी घाट एक ऊंची दीवार की तरह अरब सागर के किनारे खड़े हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी भरी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो वे सबसे पहले इसी विशाल दीवार से टकराती हैं। अच्छा, और फिर ऊपर उठती हैं? बिल्कुल। हवाएं ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं, ठंडी होकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी बारिश करती हैं। तो इसीलिए पश्चिमी घाट हमेशा हरे भरे रहते हैं। हाँ,
और वहां विश्व स्तर की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन यहाँ मेरा एक बड़ा सवाल है। जी पूछिए। अगर पश्चिमी घाट एक सतत दीवार की तरह है, तो पूर्वी घाट असतत यानी कटे फटे क्यों हैं? उनके बीच में इतने बड़े गैप क्यों आ गए? इसका उत्तर हमारी नदियों की ताकत में छिपा है। नदियों की ताकत? हाँ, हमने अभी चर्चा की थी कि दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जी बिल्कुल। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी विशाल नदियां लाखों सालों से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। सोचिए कि नदियां एक बहुत ही धीमी लेकिन शक्तिशाली आरी की तरह हैं, सौ की तरह। पूर्वी घाट के पहाड़ सदियों से वहीं खड़े हैं, लेकिन इन नदियों ने लाखों सालों तक लगातार बहकर उन पहाड़ों को आरी की तरह बीच से काट दिया है। क्या बात है। इसीलिए पूर्वी घाट एक लगातार श्रृंखला न होकर नदियों द्वारा बीच बीच में कटे हुए हैं। मतलब पानी ने लगातार प्रहार करके कठोर चट्टानों का सीना ही चीर दिया है। बिल्कुल, प्रकृति की ताकत है ये। दोस्तों, रिवीजन के तौर पर इन चोटियों के नाम जरूर याद रखें। अरावली की गुरु शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़ और पश्चिमी घाट की अनाईमुडी। ये तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एकदम सही। और अब क्योंकि हमने नदियों का जिक्र कर ही दिया है, तो स्लाइड 10 के आधार पर पठार के नदी तंत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि ऐसा पूर्व की ओर मौजूद ढाल के कारण होता है। बिल्कुल। लेकिन स्लाइड में एक बहुत बड़ा और मशहूर अपवाद यानी एक्सेप्शन दिया गया है। हाँ, और वो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब सवाल ये है कि अगर पूरे दक्कन और मध्य भारत का मुख्य ढाल पूर्व या उत्तर की ओर है, तो ये दोनों नदियां यानी पश्चिम की ओर क्यों बह रही हैं? ये भूगोल का एक ऐसा दिलचस्प अपवाद है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। ये भ्रंश घाटी क्या होती है? विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। जब जमीन के अंदर टेक्टोनिक हलचल होती है और कठोर चट्टानों के दो विशाल हिस्से एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं, अच्छा, तो उनके बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। ओके। इसी धसी हुई गहरी खाई को भ्रंश घाटी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब वो एक नाली की तरह बन जाती है? बिल्कुल। नर्मदा और ताप्ती नदियां पठार के सामान्य सतह वाले ढाल को फॉलो नहीं करती, बल्कि वे इन गहरी धसी हुई भ्रंश घाटियों के रास्ते विपरीत दिशा में बहने को मजबूर हैं। ये घाटियां पश्चिम की ओर खुलती हैं, इसीलिए ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। यह बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हुआ। जी। अब हम स्लाइड 11 के अनुसार इस पठार की मिट्टी यानी सॉइल्स के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ। क्योंकि जो भौतिक संरचना होती है उसका सीधा असर वहां की मिट्टी पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। पहली है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, जिसका मुख्य क्षेत्र दक्कन ट्रैप है, मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। हाँ। और यह मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एकदम सही। दूसरी है लाल मिट्टी, जो दक्षिण और पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से में पाई जाती है। इसमें लिखा है कि लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। जी। और तीसरी है लैटेराइट मिट्टी, जो पश्चिमी घाट जैसे अत्यधिक वर्षा वाले इलाकों में पाई जाती है। अब स्लाइड 12 और 13 की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, यह समझना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। प्रायद्वीपीय पठार खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इसे भारत का खनिज भंडार यानी मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है। जी। यहाँ लौह अयस्क यानी आयरन ओर के प्रचुर भंडार झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक में मिलते हैं। कोयला मुख्य रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट और मैंगनीज का भी यहाँ भारी मात्रा में उत्खनन होता है। और इसी खनिज संपदा के आधार पर इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व तय होता है, जिसे हम 4 प्रमुख स्तंभों में बांटकर समझ सकते हैं। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है कृषि। जैसा कि हमने देखा, उपजाऊ काली और लाल मिट्टी के कारण यहाँ कपास, मूंगफली और दालों का विशाल उत्पादन होता है, जिसने सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया है। राइट। दूसरा है औद्योगिक विकास। खनिज संपदा, विशेषकर लोहा और कोयला,
आसपास मिलने के कारण ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भारी उद्योगों और विशाल स्टील प्लांट्स का विकास हुआ। तीसरा है खनन या माइनिंग। खनिजों की प्रचुरता इसे भारत के खनन का मुख्य केंद्र बनाती है। और चौथा सबसे दिलचस्प है जल विद्युत या हाइड्रो पावर। मेरा एक सवाल इसी जल विद्युत पॉइंट से जुड़ा है। जी पूछिए। क्या जल विद्युत के लिए इस पठार का कोई विशेष प्राकृतिक रूप या बनावट मददगार साबित होती है? मतलब मैदानों में हम इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं देखते? बहुत ही तार्किक विचार है। देखिए विद्यार्थियों, जल विद्युत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी, और वो भी तेज बहता हुआ पानी जो ऊंचाई से गिरे ताकि वो टरबाइन की ब्लेड्स को पूरी ताकत से घुमा सके। अच्छा। अब आप प्रायद्वीपीय पठार की बनावट देखिए। इसके किनारे ऊंचे घाट हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, और जमीन पथरीली है। जब नदियां इन ऊंचे पठारी ढलानों और घाटों से अचानक नीचे तटीय मैदानों की तरफ गिरती हैं, तो वे प्राकृतिक रूप से विशाल जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स बनाती हैं। अरे वाह! यही अचानक आई तेज ढलान और जलप्रपात बिजली उत्पादन के लिए सबसे आदर्श स्थिति बनाते हैं। मतलब प्रकृति ने खुद ही यहाँ डैम और बिजली बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर हम इसे जोड़कर देखें तो पठार की ज्वालामुखी वाली मिट्टी से हमारी कृषि चल रही है। इसके अंदर करोड़ों सालों से छिपे खनिजों से हमारी उद्योग और स्टील प्लांट चल रहे हैं जी। और इसकी प्राकृतिक ढलानों से हमें बिजली मिल रही है। ये सीधा जुड़ाव है भूगोल का हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था से। एकदम सही विश्लेषण है। और अब हम आज के इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।